हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे स्पीसीज के बारे में और स्पीसीज के कितने स्तर होते हैं और स्पीसीज बनता कैसे है, तैयार कैसे होते हैं और उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। कल मैंने आपको एक चीज चलिए देखते हैं फिर स्पीसीज के बारे में। अब देखिए स्पीसीज के बारे में, अर्थात कि हम लोग प्रजाति के बारे में पीछे चर्चा हमने किया था कल की क्लास में कि ये वास्तव में लोगों की पहले धारणा क्या थी स्पीसीज को लेकर। धारणा क्या था कि स्पीसीज की उत्पत्ति कैसे होती है या उस स्पीसीज कैसे बनता है, इनके स्टेजेस को हम लोगों ने देखा था। और साथ ही साथ मैंने देखा था कि पहले पॉइंट के बाद दूसरे पॉइंट पे हम लोगों ने ये देखा था कि जो ये धारणा है, इनके आधार पे स्पीसीज किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इनमें आप लोगों को बताया था मैंने कि द्विरूपता, और एक हमने बताया था आपको क्या, बहुरूपता। मतलब क्या, प्रजाति जो होंगी अर्थात की स्पीसीज जो होंगी वो दो फॉर्म में होगी। द्विरूपता का मतलब एक मेल वाला, दूसरा कौन सा, फीमेल वाला। और बहुरूपता के अंदर क्या होगी, अलग अलग जीवों की अलग अलग पहचान, अलग जीवों की अलग पहचान। ये चीजें हम लोगों ने कल पढ़ा था स्पीसीज के बारे में कि स्पीसीज की उत्पत्ति कैसे हुई, इनकी धारणा पहले क्या थी। तो धारणा क्या थी इनकी कि स्पीसीज की उत्पत्ति वास्तव में क्या हो गई है, एक परमाणविक रूप में हुई है। परमाणु से लेकर मैंने पूरा इकोसिस्टम तक के स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कल जाना था। अब इसके आगे हम लोग को जानना है कि स्पीसीज के स्ट्रक्चर में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि स्पीसीज में और क्या होगी। तो पहले हमने दो भागों में बांट दिया कि द्विरूपता बहुरूपता। अब तीसरे की स्तर की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसमें अंतर डिफरेंस कैसे कैसे आ सकते हैं। ठीक है, एक रूप द्विरूपता हो गया, चार अलग जीव होंगे, तो ये डिफरेंसेस कैसे आते हैं। तो ये सबसे बड़ी इनके अंदर हो जाती है जनन पृथकता। क्या हो जाती है, जनन पृथकता। मतलब क्या, जनन के कारण आपका पृथक हो जाना, जीवों का अलग हो जाना। तो जनन पृथकता के अंदर क्या क्या आ जाएगा, पहला पॉइंट कि जनन पृथकता के मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि मछली की, तो मछली अपने बच्चे को जन्म देने के लिए अंडा देती है और इस अंडे से आपका निषेचन करके, बाह्य निषेचन के द्वारा ये मछली तैयार हो जाती है। या फिर हम बात करें मुर्गी की, ये क्या देती है भाई, अंडे देती है और इस अंडा के माध्यम से नया बच्चा निकलता है। ठीक है, बात करते हैं हम अगर दूसरे जगह पे कंगारू की, किसकी बात कर रहे हैं, कंगारू की, तो ये बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, ये जरायुज कहते हैं इसे, बच्चे को जन्म देती है, ये अंडे देती है, इसका निषेचन बाह्य होता है। तो देखिए कि सभी में जनन की जो प्रक्रिया है सभी में डिफरेंट है, अलग अलग तरीके से जनन की प्रक्रिया हो रही है। तो क्या होगी कि जनन की प्रक्रिया सभी में अलग अलग रूप में हो रही है। जब जनन की प्रक्रिया अलग अलग रूप में होगी तो आप जरा बताइए कि वह प्रजाति एक जैसा होगा क्या, रहन सहन एक जैसा होगा क्या। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। ये जीव बिल्कुल अलग अलग कंडीशन में रहेंगे। मछली अलग कंडीशन में, मुर्गी अलग कंडीशन में, कंगारू अलग कंडीशन में। मतलब क्या, जनन के अनुसार उनकी पृथकता हो जाती है अलग अलग फॉर्म में। ये सभी जीव यानी कि सभी की अपनी अलग अलग स्पीसीज, अपनी अलग अलग प्रजातियां होंगी। मतलब कि इनकी प्रजातियों का डिफरेंस होने का सबसे प्राथमिक आपका क्या हो जाता है, इनकी जनन पृथकता हो गई। मैंने द्विरूपता में बताया था कि मेल और फीमेल के द्वारा अलग हो जाएगा, जीवों के जनन के द्वारा अलग हो जाएगा, बच्चे बूढ़े और जवान ये अलग अलग स्टेजेस में आपके अलग हो जाएंगे। बच्चा जब आपका जो मेढक टेडपोल के कंडीशन में रहता है तो अलग तरीके का रहता है, फिर लार्वा कंडीशन में अलग हो जाता है, फिर जब वो बच्चे बनते हैं तो अलग कंडीशन में होता है। तो ये सभी आपकी चेंजेस देखने को मिलते हैं। और यहीं पे बात कीजिएगा तीन स्पीसीज के अंदर आपकी चेंजेस किसके आधार पर मिल जाती है, जनन पृथकता के आधार पर ये डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाता है। अर्थात क्या, स्पीसीज में हमने 3 पॉइंट देखा अभी तक कि लोगों की धारणा क्या थी, परमाणविक स्तर से लेकर पूरे बायोस्फीयर अर्थात कि जैव मंडल तक के स्टेज को। उसके बाद देखा कि इन धारणा के आधार पे जीवों के अंदर डिफरेंसेस कितने होते हैं। तो एक द्विरूपता वाला, दूसरा बहुरूपता वाला।
द्विरूपता में मेल और फीमेल अलग अलग, और आपका बहुरूपता में अलग अलग जीव अलग अलग तरीके से। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा जनन पृथकता वाला, मतलब कि जनन की क्रिया कैसे होती है। तो जनन की क्रिया अलग अलग तरीके से होगी, तो जीवों में डिफरेंसेस भी अलग अलग तरीके से ही उत्पन्न होगा। क्लियर है? तो यहां तक 3 पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब देखते हैं चौथे पॉइंट की बात। देखिए चौथे पॉइंट की अगर बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा कि ये स्पीसीज जो है, अर्थात कि जो जीव है, जीवों की उत्पत्ति, इनके बेस पर भी डिफरेंसेज आ जाते हैं। मतलब क्या, ये जीव अगर बात कीजिएगा तो आप देखिएगा कि कुछ जीव मरुस्थल में रहते हैं, बिल्कुल रेगिस्तानी इलाका में, रेगिस्तान में, जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलते हैं, बालू ही बालू हर जगह, रेगिस्तान में रहते हैं। कुछ जीव को आपने देखा होगा कि पत्थर पे रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, ठीक है। कुछ जीव को आपने देखा होगा स्थल पे रहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो जल के अंदर भी रहते हैं। मतलब क्या कि उनकी उत्पत्ति अलग अलग स्थानों पर होगी, जिनके आधार पर उनके शरीर में अनुकूलताएं भी अलग अलग तरीके से होगी। अपने आप को पर्याप्त तरीके से जीवित रखने के लिए भी तरीके क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जब अलग अलग तरीका होगा, अलग अलग जगह इनकी उत्पत्ति होगी, तो बताइए इनकी रहन सहन और इनकी जैविकता में, विविधता में अंतर आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो ये कह रहा है कि रेगिस्तान का इलाका हो, पत्थर का इलाका हो, यानी कि पहाड़ हो या फिर स्थल हो या फिर जल हो, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से आपका क्या होगा, इनकी वास होगी। और इनके वास स्थान के आधार पर इनके अंदर हमें पृथकता देखने को मिलती है। अर्थात क्या, प्रजाति के अंदर, अर्थात स्पीसीज के अंदर उनकी जीव के आधार पर डिफरेंसेस। जैसे हम बात करते एग्जाम्पल लेकर कि रेगिस्तान की बात है, तो रेगिस्तान के अगर पौधे की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, नागफनी पौधा, या इसके अलावा बहुत सारे अन्य कटीले पौधे जिनके अंदर कांटे निकले होते हैं, कटीला पौधा, ठीक है। तो ये देखने को हमें मिलते हैं कहाँ पे, रेगिस्तान वाले इलाका में। अगर पत्थर वाले में जाइएगा तो शंकुधारी आपके पौधे मिलेंगे, शंकुधारी पौधे। अगर स्थल पे बात कीजिएगा तो बहुत सारे अलग अलग तरीके, जैसे सदाबहार वन मिल जाएगा। सदाबहार वन में आपका क्या हो जाएगा, ऐसे जो सालों भर आपको देखने को मिलते हैं। कुछ पौधे ऐसे मिलेंगे जो वार्षिक होंगे, यानी कि साल में एक बार लगने वाले होंगे। तो ऐसे अलग अलग तरह के पौधे, जैसे शीशम का पेड़ मिलेगा आपको, बरगद का, ये सभी के सभी स्थलीय पौधे हो जाएंगे। फिर जलीय पौधे की बात कीजिएगा तो इसके अंदर जलकुंभी हो जाएगा, जलकुंभी हो जाएगा। अब जरा बताइए कि क्या हम चाहे कि इस जलकुंभी को ले आकर रेगिस्तान में लगा दें, ठीक है, यह सदाबहार वन के अंदर हम चाहते हैं कि आम का पेड़ लाए, और यह आम का पेड़ अगर हम चाहें या रेगिस्तान में लगाने के लिए, तो क्या इनका उत्पादन उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से इनका उत्पादन स्थल पर होता है? तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब क्या, जहां पर इनकी उत्पत्ति होगी, जिस जीव की उत्पत्ति जहां पर होगी, उसके अनुसार उनका शरीर भी पूरी तरह से उसी के अकॉर्डिंग बैलेंस होगा। मतलब क्या, जीवों के अंदर उनकी डिफरेंसेज इन चीजों पर डिपेंड करती है कि उनकी उत्पत्ति कहाँ हुई है। अर्थात कि जीवों की उत्पत्ति इस आधार पर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके डिफरेंसेस कर सकते हैं। तो ये 4 फेज हो गए। अब देखिए पांचवा की अगर बात करें हम लोग, पांचवे की बात करेंगे, ये 4 तो हो गए जीवों की उत्पत्ति, और पांचवा इन्हीं से रिलेटेड है। क्या कहता है पांचवा, कि इसके अंदर ये आदमी के अंदर, अर्थात कि जीवों को रहने का जो एक दूसरे के बीच में बैलेंस है, कोऑपरेशन है, उनके बेस पर भी डिफरेंसेज आ जाते हैं। मतलब क्या, पांचवें नंबर की अगर बात कीजिएगा तो जीवों के बीच प्राथमिक तरीके से प्राथमिक तरीका से जो क्या होगी, एक दूसरे के बीच में कोऑपरेशन होती है, इसके बेस पे भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। मतलब क्या, अब देखिए कि जीवों के बीच में प्राथमिक तरीके से कोऑपरेशन का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए अगर
अम्म, जैसे मान लीजिए कि अगर बात करते हैं जलकुंभी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या जलकुंभी सिर्फ चाहे कि हम पानी के अंदर रहे तो इनका गुजर बसर हो जाएगा क्या? क्या इन पे आश्रित आपके अन्य जीव होते हैं कि नहीं होते हैं? तो जलकुंभी पे आश्रित उसमें रहने वाले बहुत सारे जीव होते हैं। तो यह जलकुंभी और इन जीवों के बीच में आपसी सहयोग की भावना तो चलती है कि जीव को जो चीज चाहिए वो जलकुंभी से प्राप्त कर लेता है, और आपका जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो जीवों से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो कहने के भी मतलब है कि इन दोनों के बीच में अनोन्य क्रिया तो होती है, इन दोनों के बीच में आंतरिक रिलेशनशिप तो है। मतलब क्या कि कुछ चीजें वो देगा तो कुछ चीजें लेगा। जैसे पेड़ पौधे और मानव के बीच में एक प्रकार का सहयोग की भावना तो है। हम ऑक्सी कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं तो वह भी हमें क्या दे रहा है? ऑक्सीजन दे रहा है। तो हम ऐसा थोड़े ना कि सिर्फ एक तरफ से ले रहे हैं या एक तरफ सिर्फ दे ही रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों कंडीशन है कि एक तरफ अगर मानव अर्थात कि जीव अगर ले रहा है तो दूसरे तरफ पेड़ पौधों को भी दूसरे तरफ क्या कर रहा है कि CO2 दे रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड देगा पौधों को, और पौधे क्या करेंगे? ऑक्सीजन देंगे जीवों को। तो ये क्रिया जो आपस में चलती रहती है, तो इसके कारण भी जैसे जैसे जीवों के बीच में आपका कोऑपरेशन बनता है, उनके आधार पर भी जीव अलग अलग तरीके से अपना गुजर बसर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका पानी के अंदर जो जलकुंभी और उनके अंदर पाए जाने वाले जीवों के बीच में आपसी जो रिलेशनशिप जो कोऑपरेशन है, वो कोऑपरेशन आपको स्थल पर रहने वाले पेड़ पौधे और जीवों में देखने को नहीं मिलेगा। वहां पे अलग तरीके से है और यहाँ पे अलग तरीके से। कैसे? जब दोनों कंडीशन में इंडिविजुअल हो जाएंगे तो उनके बेस पर ही क्या कर उनके आपकी उनके प्रकार भी आपके चेंज होते चले जाएंगे। अर्थात क्या स्पीसीज के अंदर जो चेंजेस हमें दिखने को मिलता है वह दो जीवों के बीच में आपसी संबंध के आधार पर भी हमें देखने को मिलता है। क्लियर हो गए? पांचवा पॉइंट क्लियर है आप लोग को? अब पांचवा पॉइंट क्लियर है तो हम लोग देखेंगे अगले छठे पॉइंट की तरफ। देखिए, छठे पॉइंट की बात कीजिएगा तो छठा इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करते हैं आवास क्षेत्र की। मतलब कहाँ पे रह रहा है। एक होती है कहाँ पे उत्पत्ति हुई और एक होता है कि कहाँ पे रह रहा है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। कहाँ पे कहाँ पे जन्म लेना और कहाँ पे मतलब कि अपनी पूरी आवास बनाना, दोनों में डिफरेंस है। मतलब क्या? आवास क्षेत्र के आधार पे, आवास क्षेत्र मतलब क्या? रेजिडेंशियल की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? रेजिडेंशियल की बात कर रहे हैं। तो रेजिडेंशियल आपका अलग अलग तरीके से है। जैसा आपका रेसिडेंशियल जैसा क्षेत्र होगा, रहने का जगह होगा, रहने का स्थान होगा, उस रहने के स्थान के बेस पर ही आपका क्या हो जाएगा? यह आपका आवास क्षेत्र के आधार पर क्या हो जाएगा? स्पीशीज को अर्थात कि जीवों के रहन सहन में चेंजेस आ जाएंगे। अब जरा गौर करते हैं कि आवास क्षेत्र का मतलब कैसे बात करते हैं, हम किस चीज का बात कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं आवास क्षेत्र में ले लेते हैं हम लोग किसे? बाघ को लेते हैं। अब एक बाघ को रहने के लिए उसका आवास क्षेत्र क्या चाहिए? तो बाघ को रहने के लिए आवास क्षेत्र ऐसा चाहिए जहां पर उसे छुपने का जगह मिले, उसे छुपने का जगह मिले, क्योंकि वो हमेशा ओपन कंडीशन में तो नहीं रह सकता है। तो पहला नंबर क्या चाहिए? छुपने का उसे जगह चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या चाहिए? मान लीजिए ए पॉइंट ये हो गया। बी पॉइंट क्या हो जाएगा कि फिर उसके शिकार भी अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि उसे शिकार प्राप्त हो। मतलब उसको उपयोग करने के लिए कुछ ऐसे भी जीव उनके संपर्क में होने चाहिए, मतलब ऐसे आसपास में होने चाहिए जिन्हें वो जब चाहे शिकार करके अपना भोजन बना ले, यानी कि शिकार की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रॉपर तरीके से पानी पीने के लिए आपका आसपास में कहीं जलाशय होना चाहिए, यानी कोई भी पानी का स्रोत जहां पर पानी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जलाशय होना चाहिए। इसके अलावा जंगल का प्रॉपर आवरण होना चाहिए, जंगल का आवरण होना चाहिए।
जंगल चाहिए। अब बताइए, ये सारी चीजें अवेलेबिलिटी चाहिए। जब ये सारी चीजें एक जगह पर मिलेगी तो हम कह सकते हैं सीधे शब्दों में कि बाघ का ये क्या है, आवास क्षेत्र है। ये बाघ का क्या हो गया, आवास क्षेत्र है। तो बताइए क्या यह आवास क्षेत्र बाघ का है। और दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं कि सेम शाकाहारी जीव एक और है, मान लीजिए कुत्ता है, और इस कुत्ता के अंदर इसको रहने के लिए आवास क्षेत्र कैसा चाहिए। तो इसको सिंपल रहने के लिए कोई भी स्थान चाहिए, यानी रहने का स्थान चाहिए, रहने का स्थान चाहिए। भोजन के लिए इसे शिकार की आवश्यकता नहीं है, इसे आपका शाकाहारी या मांसाहारी कुछ भी भोजन मिले खा लेता है, शाकाहारी या मांसाहारी, जिंदा या मृत कोई फर्क नहीं पड़ता इसे। ठीक है, तो इस तरह से चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, इनको पानी जहां तहां से भी पानी आपको अवेलेबल हो जाते हैं, यानी पानी का स्रोत चाहिए लेकिन सामान्य चाहिए। बाकी और किसी खास चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती इसे। मतलब क्या हो गया कि हम यहाँ पे एक कुत्ता और एक बाघ, इस दोनों के अंदर डिफरेंसेस देख रहे हैं। तो दोनों के रहन सहन और दोनों के आवास क्षेत्र में अलग अलग डिफरेंसेस हैं। ये क्या हो गया, ये इनके आवास क्षेत्र कहलाएंगे। क्या कहलाएगा ये, आवास क्षेत्र, आवास क्षेत्र। ये कुत्ता का क्या हो गया, आवास क्षेत्र हो गया। क्लियर है, ये कुत्ता का क्या हो गया, आवास क्षेत्र हो गया। और ये क्या हो गया, बाघ का आवास क्षेत्र। तो दोनों के आवास क्षेत्र में डिफरेंसेस है। जब दोनों के आवास क्षेत्र और रहने में डिफरेंस होंगे तो कंफर्म है कि कुत्ते और बाघ की प्रजाति में भी डिफरेंसेस होंगे, इनकी स्पीसीज भी अलग अलग तरीके से होगी। यानी कि स्पीसीज जो होगी उनकी आवास क्षेत्र के आधार पर भी अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं। आशा फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा कि स्पीसीज और उनके टाइप्स के बारे में। टोटल हम लोगों ने 6 टाइप्स को बताया आपको कि स्पीसीज के अंदर यानी कि रहने के लिए उनके बीच में डिफरेंसेस के लिए कौन कौन से कारक इनके लिए जिम्मेवार होते हैं। अर्थात क्या, स्पीसीज और उनके डिफरेंसेस के बारे में हम लोगों ने जाना कि जैसे माहौल में, जैसे आवास क्षेत्र हो, जिस प्रकार का उनके बीच में कोऑपरेशन की क्रिया हो, जैसा उनके अंदर जनन पृथकता, जनन की क्रिया हो, उनके बेस पर उनके प्रजाति में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन बेस पर कुछ पॉइंट हम लोगों ने देखे। आशा फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा स्पीसीज और उनके प्रजाति के बारे में। अगर थोड़ा सा और बात करें हम लोग, तो यही स्पीसीज जब एक जगह पर एक साथ रहते हैं तो यह एक समुदाय का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, समुदाय का। जरा समझिए कि समुदाय क्या होता है। तो देखिए, बात कर रहे हैं हम लोग समुदाय की। समुदाय का मतलब क्या, कम्युनिटी, कम्युनिटी। अब इस कम्युनिटी की बात हम क्या करेंगे कि जो स्पीसीज होंगे, मतलब जो प्रजाति होगी, किसी खास आवास क्षेत्र पर, किसी विशेष क्षेत्र पर, यानी कि जो स्पीसीज किसी विशेष क्षेत्र पर एक अपनी संघ बनाते हैं, अपनी संघ बनाते हैं, संघ बनाते हैं। और यह जो संघ बनेगा, यही संघ हमारा क्या कहलाएगा, समुदाय कहलाएगा। यह संघ हमारा क्या कहलाएगा, समुदाय कहलाएगा। मतलब कि प्रजाति जो होगी, स्पीसीज जो होगी, यह स्पीसीज किसी भी एक विशेष क्षेत्र में अपनी एक संघ, एक ग्रुप बनाएगी। इसी ग्रुप को हम क्या कहेंगे, समुदाय कहेंगे। क्लियर है आप लोग को। अब बात यह आती है कि एक ही विशेष क्षेत्र में अपनी संघ बनाने का मतलब सीधी शब्दों में कहे तो ये स्पीसीज होगी, इनके अंदर ये सभी रूप में एक समानता हमें देखने को मिलेगी। जैसे इनके अंदर जनन की क्रिया समान होगी, जनन क्रिया समान होने वाली है। ठीक है, यह एक रूपता जनरली तो नहीं होगी लेकिन द्विरूपता वाली हो सकती है, द्विरूपता हो सकती है। उसके बाद इनका आवास क्षेत्र यानी कि रहने का जगह यह समान हो सकता है। उसके बाद क्या कि इनकी उत्पत्ति जो होगी, जीवों की जो उत्पत्ति होगी, वो उत्पत्ति का जो क्षेत्र होगा वह एक समान होगा। उत्पत्ति के क्षेत्र का मतलब, जैसे मान लीजिए कि यह अगर हम बात करते कहाँ पे, पहाड़ी इलाका का, तो यह पहाड़ी इलाका के होंगे सभी के सभी। अगर बात करते हैं हम लोग जलीय की,
तो ये सभी के सभी जलीय स्रोत वाले होंगे। तो जैसा जिस स्रोत के होंगे उनके आधार पर यह पाया जाएगा। मतलब जैसा स्रोत होगा स्पीशीज अर्थात की प्रजातियां उन्हीं क्षेत्रों में यह सैपियर होगी। तो इनके आधार पर ये सभी चीज एक जैसे अगर मिलेंगे तो यह विशेष क्षेत्र में जब कोई भी प्रजाति अवेलेबल होगी तो यह प्रजाति का यह जो ग्रुप है, यह जो संघ बनेगा, यह समुदाय के रूप में, यह समुदाय कम्युनिटी के कैटेगरी में से डाला जाता है। तो क्लियर हो गया आप लोगों को समुदाय। समुदाय मतलब सीधे शब्दों में आपका है तो आपका स्पीशीज का अर्थात जो प्रजाति है उन प्रजातियों का ही ग्रुप है जिनके अंदर एक समानता पाई जाएगी। किन चीजों में समानता पाई जाएगी? तो उनके रहने में समानता, उनकी उत्पत्ति में समानता, उनकी प्रजाति में समानता, हर तरह से जब समानता होकर एक संघ एक ग्रुप बनाएगी तो वह ग्रुप ही हमारा क्या कहलाएगा? कम्युनिटी के नाम से जाना जाएगा। आशा फ्रेंड्स ये कम्युनिटी भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज हम लोगों ने देखा स्पीशीज और कम्युनिटी के बारे में। मिलते हैं अगले क्लास में और देखेंगे इसके आगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।